Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक पे। और इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम लोग 45 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करेंगे कि एसबीआई पीओ मेंस के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए और कितने मॉक देने चाहिए। पूरी स्ट्रेटेजी एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस वीकली जो टाइम टेबल है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है अक्षय पांडे और हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा अपने बारे में जरा एक बार बताते हैं कि मैंने जो लास्ट ईयर एसबीआई पीओ का 2019 का एग्जाम दिया था और इसके अलावा भी एसीआई जो आपका 17 वाला एग्जाम था तो वो मैंने क्लियर किया था। इसके अलावा सीजल 18 टीयर 3 अभी तक क्लियर हो चुका है, अभी प्रोसेस में है सब कुछ। और टेक्नीशियन की बात करें तो वो भी उसमें भी वेटिंग लिस्ट में थे। इसके अलावा भी कुछ और पेपर्स भी क्लियर करे हैं, वो आप देख सकते हैं। इससे पहले भी जो है मैं क्वांट फैकल्टी था, लगभग 2 साल तक मैंने क्वांट पढ़ाई है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि एसबीआई पीओ के लिए किस तरीके से हमें काम करना है इस अगले जो भी हमारा एक मंथ चल रहा है या जितने भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। तो इस सेशन में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, पहले तो हम मेंस एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स को पैटर्न का भी थोड़ा-सा आइडिया नहीं है और उस पैटर्न का जो सबसे इम्पोर्टेंस है जो उस पैटर्न में कि हम कौन से सेक्शन को किस-किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है और उस सेक्शन में हम किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग वीकली टाइम टेबल पे डिस्कस करेंगे कि आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से आप पूरा यूटिलाइज़ कर पाओ। ठीक है? उसके बाद सीए सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और कैसे रिवाइज़ करना है, थोड़ा-सा उसके ऊपर डिस्कशन होगा। और एट लास्ट जो आपको हम बात करेंगे वो होगा इम्पोर्टेंट टारगेट्स फॉर मेंस। तो मेंस एग्जामिनेशन पहले ये जो इम्पोर्टेंट टारगेट्स हैं वो एटलीस्ट आपके वो कंप्लीट होने चाहिए। एक तरह से चेकलिस्ट की तरह है कि आपको वो टिक लगा देना है कि हाँ, ये मेरा हो चुका है। तो जितनी जल्दी हो जाएगा वो उतना ही बेस्ट होगा। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न ऑफ मेंस एग्जामिनेशन की। तो देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका रोल प्ले करता है वो तो जो हमारा थर्ड पोर्शन करता है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है? लेकिन हम सेक्शन वाइज बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो 45 क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर एकदम भी आता नहीं है कोई भी, तो इसलिए बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मेनली आपका रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग के लिए आपको मतलब प्रिपरेशन करना पड़ेगा और रीजनिंग प्रीलिम्स लेवल की नहीं आएगी। एसबीआई का पीओ का मेंस होगा तो अब जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं जिन स्टूडेंट ने क्लर्क का मेंस दिया होगा तो उनको भी आइडिया लग गया होगा, प्लस जिन्होंने अगर लास्ट ईयर दिया होगा तो उनको भी आइडिया लगा होगा। ठीक है, तो 45 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मिनट्स ड्यूरेशन होगी। आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी रीजनिंग पोर्शन जब भी अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करें और अगर अटेम्प्ट करते हैं तो वो क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग आप बिल्कुल आप इससे कर सकते हैं कि जो भी आपका कोडेड पोर्शन है, जैसे कोडेड इनक्वलिटी या ब्लड रिलेशन, जो भी कुछ भी आपको मिले उसको आप कर लें पहले। देन उसके बाद आप एक बार पेपर पे गो थ्रू हो लीजिए कि पेपर देख लीजिए कि जब भी अटेम्प्ट करेंगे मेंस का कि आप पहले एक बार सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए कि कौन-कौन सा पजल्स आई है, किस कौन सी सेटिंग अरेंजमेंट आई है, तो किसमें हम जिसको अटेम्प्ट करें तो वो बन जाए। तो भले आप 10 मिनट दे दो किसी को या आप जितना दे सकते हो आप उसको दे दो, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और इसमें रीजनिंग में जिसका टाइम वेस्ट हुआ उसी के अटेम्प्ट कम होंगे। ठीक है? प्लस जो है जो आपका एसेशन वाला क्वेश्चन होता है उसमें बहुत कम स्टूडेंट फोकस करते हैं। उसमें भी आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना होगा, वरना वहाँ पे भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आप काउंट तो करेंगे कि आपने अटेम्प्ट कर लिया, बट होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का बहुत क्वेश्चंस गलत रहते हैं। वो आप मॉक में देखेंगे तो उसका भी आइडिया लगेगा। ठीक है? बात करते हैं डीआई एंड आपका जो इंटरप्रिटेशन है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसमें 35 क्वेश्चंस आएँगे, 60 मार्क्स का होगा, 45 मिनट आपका ड्यूरेशन होगा। 45 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है? बट क्वांट का जो लेवल होता है वो किसी भी वनडे एग्जामिनेशन जो भी है, अगर हम सीजीएल से भी कंपेयर कर लें, लेकिन इसमें क्वांट का जो लेवल होता है वो बहुत ही हाई रहेगा। तो अगर आपकी बेसिक बहुत अच्छी नहीं है तो आप इसमें बहुत स्ट्रगल करेंगे, आपके 10 क्वेश्चंस भी होने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इस पे बहुत फोकस करना है आपको। डीआई जो है डिफरेंट टाइप की करनी होगी। तो आप प्रीवियस ईयर का बिल्कुल भी मतलब ये मत सोचिएगा कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके हम कर लेंगे, क्योंकि डे बाय डे थोड़े-थोड़े डिफरेंट डीआईज़ आ रही हैं। तो जितने भी आप मॉक लगाएँगे आपको नए-नए डीआईज़ मिलेंगी। तो मॉक से आपका डीआई की बहुत अच्छी प्रैक्टिस आएगी, प्लस आपको हाई लेवल डीआई की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। प्लस अगर अरिथमेटिक में कोई भी अगर चैप्टर आपका वीक है, ठीक है? फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो लास्ट ईयर 5 क्वेश्चंस आए थे खाली प्रोबेबिलिटी बेस पे।
तो आप इसको थोड़ा-सा प्रिपेयर करके चलिएगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी इसमें कमी नहीं रखनी है, ठीक है? देन उसके बाद हम बात करते हैं जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। ये बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है और इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है अगर हम सभी सेक्शन की बात करें। सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो होगा आपका इसी में होगा। तो 40 आपके क्वेश्चन्स आएँगे, 40 मार्क्स का होगा, 35 मिनट होगा, तो इसमें टाइम काफ़ी बचेगा, बट इसमें आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? कितनी करंट अफेयर्स करनी है, कैसे करना है, वो हम भी थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। एट लास्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, 35 क्वेश्चंस आएँगे, लेवल थोड़ा-सा हाई रहेगा। तो इसमें सेंटेंस कनेक्टर हुआ, पैराजंबल्स हुआ, प्लस बाकी सब चीज़ें, उन पे थोड़ा-सा ज़्यादा काम करिएगा। अच्छा हाँ, रीज़निंग एंड डीआई में आपको डेटा सफिशिएंसी भी वहाँ पे काफ़ी परेशान कर सकती है, अगर आपका थोड़ा-सा, तो उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, ठीक है? क्योंकि प्रीलिम्स पे हम टारगेट करेंगे, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेंस को टारगेट अभी करके चलना पड़ेगा, क्योंकि एसबीआई पीओ में मेंस में बहुत टाइम बचेगा नहीं। तो आप 1 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएँगे। अगर आप प्रीलिम्स के लिए केवल प्रिपेयर रहेंगे, तो आपको मेंस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो आपका टोटल 155 क्वेश्चन होंगे, 200 मैक्सिमम मार्क्स होगा, 3 आवर्स ड्यूरेशन होगा, प्लस इसके साथ आधे घंटे का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है, जिसमें लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग भी होती है। तो वो भी 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल आप 3 एंड हाफ आवर्स मान सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स की सिटिंग नहीं होती है इतने घंटे बैठने की एक साथ। तो जब तक अगर मॉक नहीं लगाएँगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर नहीं पाएँगे, ठीक है? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो क्योंकि हर एक स्टूडेंट ने अभी 45 मिनट्स के आरआरबी पीओ या 1 घंटे का आपका आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ या जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस की है, प्लस एसबीआई पीओ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 3 एंड हाफ आवर्स एकदम एक बार में बैठना, उसके बाद प्रिपरेशन करना, मतलब उसको सारे टेस्ट लगाना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको मॉक देने पड़ेंगे एक बार में। आप बिल्कुल भी किस्तों में मॉक मत दीजिएगा कि आज थोड़ा-सा दे दिया, कल थोड़ा-सा देंगे, तो इससे भी काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होती है। किसी का अगर टाइम का कुछ इश्यू होता है, तो एक बार उसको चल सकता है, बाकी बिल्कुल भी आप मत करिएगा ऐसा, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा आपका टाइम टेबल के ऊपर, कि एक वीकली मैंने एक रफली आइडिया बताया कि आपको किस तरीके से करना है। तो अभी आपके पास हार्डली अगर हम देखें तो लगभग आपके पास 6 टू 7 वीक्स बचे हैं, ठीक है? बट आपको किस किस्म से प्रिपरेशन करना है, वीक वाइज़ मैं थोड़ा-सा बताता हूँ। तो देखो, आपको डेली एक, अगर हम इंग्लिश के लिए बताएँ, तो डेली एडिटोरियल आपको करना है। ये एडिटोरियल आपको देखो, एसबीआई पीओ के लिए अगर आपको एसबीआई पीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आपको आगे चल के जीडी और ग्रुप डिस्कशन में भी हेल्प करेगी। प्लस आपको एस्से राइटिंग या लेटर राइटिंग में भी हेल्प करेगी, और प्लस जो मेंस में अगर बात करें, तो मेंस में जो है, जो स्कोर आपका आएगा, वो ऑलमोस्ट इंग्लिश एंड जीए से ही सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप। तो अगर इंग्लिश आपकी अच्छी रहती है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे आप। तो डेली एडिटोरियल आप बहुत अच्छे से पढ़िए, जितना आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं टफ एडिटोरियल्स को, मीनिंग्स को, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उनको पढ़िएगा, और प्लस उनके साथ-साथ वोकैब भी उनकी नोट करते रहा करिए, और वोकैब को रिवाइज़ करते हुए चलिए। तो वोकैब चाहे तो आप कहीं नोट्स बनाते हैं ऑनलाइन, उस पे लिख सकते हैं, या तो अपनी कॉपी जो भी बनाते हैं, आप करंट अफेयर्स की कॉपी अगर आपने बना रखी होगी नोट्स के लिए, तो उसी में लास्ट के कुछ पन्नों में आप वोकैब भी नोट कर सकते हैं, और उनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर 2 दिन, 3 दिन पे आप पूरा रिवीजन करते हुए चलिए, ताकि वो चीज़ें आप भूलिए ना, ठीक है? तो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में 1 घंटा जो है आप डेली एडिटोरियल के लिए ज़रूर दीजिए। तो ये तो हुआ एडिटोरियल के लिए, उसके बाद 1 घंटा आपको डेली सीए का ज़रूर देना है। करंट अफेयर्स का 1 घंटा वो मोर देन इनफ होगा। मतलब ये डिपेंड भी करता है कि आपके कितनी प्रिपेयर है। बट अगर आप स्टूडेंट, अगर आप बहुत सीरियस होंगे उसके एसबीपीओ के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने पहले से भी करंट अफेयर्स करते हुए आ रहे होंगे। अगर नहीं भी करते आ रहे हो, तो थोड़ा-सा आपको डेली सीए के लिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा। करंट अफेयर्स आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स की कवर करनी चाहिए। फिर भी अभी कुछ इश्यू आता है, तो हम उस पे डिस्कस करते हैं कि कैसा हम कर सकते हैं। तो ये डेली सी होगा। उसके बाद प्री का एक डेली मॉक देना है, क्योंकि देखिए ऐसा है नहीं कि हमें मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम प्री को एकदम अवॉइड कर दें, क्योंकि प्री जब क्लियर होगा तभी आप मेंस पहुँचेंगे। तो अगर जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी भी है, फिर भी वो प्री में अच्छा स्कोर करिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन वैसे ही डे बाय डे हाई हो रहा है। तो आप थोड़ा-सा कर सकते हैं, बट अगर जिनकी प्री बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है, वो वीक में 3 मॉक्स दे सकते हैं, ठीक है? बट एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक एक आम स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, आप डेली एक मॉक कोशिश कीजिए कि 60 मिनट का आप मॉक दीजिए 1 घंटे का। देन उसके बाद 1 घंटा उसका एनालिसिस कीजिए। एटलीस्ट 1 घंटा तो आप लगाइए ही, कि जो भी चीज़ें आपको नहीं आ रही है, बहुत सी चीज़ें होंगी, हो सकता है बस टाइम के बर्डन से आप नहीं कर पाओगे, वरना बाकी चीज़ें सब डूएबल होंगी। जो भी वोकैब्स मिलेंगी, या जो भी कुछ एरर्स, आप कुछ ऐसा होगा जो फाइंड नहीं आप कर पाए, तो उनको आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है? देन उसके बाद 1 घंटा क्वांट की प्रैक्टिस करनी है। उस क्वांट की प्रैक्टिस में क्या करना है,
उस क्वांट की प्रैक्टिस में या तो जो भी चैप्टर्स आपके वीक हैं, जो भी प्री आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, ये चैप्टर प्रॉफिट लॉस या प्रोबेबिलिटी या आपका बॉटम स्ट्रीम कुछ भी टॉपिक हो सकता है, कि ये टॉपिक वीक है या बाकी कुछ अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है? तो उस पे आप काम कर सकते हैं, उन चैप्टर्स के वापस रिवीजन कर सकते हैं, या तो आप डेली क्विज़ेज़ दीजिए, क्विज़ेज़ आप दे सकते हैं तो आप क्वांट की क्विज़ेज़ दीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद एलआर की प्रैक्टिस के लिए भी सेम वही है, आप डेली पज़ल्स लगाइए, जितनी पज़ल्स आपको जहाँ से मिल सकती है वो आप लगाइए, या तो आप इसकी भी रीज़निंग की भी डेली क्विज़ेज़ दीजिए, ठीक है? अगर यहाँ पे आपको लगता है इंग्लिश के लिए थोड़ा-सा हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा वीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप इंग्लिश के लिए भी 1 घंटा दे सकते हैं एक्स्ट्रा, बट उसके लिए आपको किसी एक सब्जेक्ट में तो आप अच्छे होंगे, आई थिंक, या तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश आपकी वीक है, तो आपको लिए उसके लिए 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बट आपको इन दोनों सब्जेक्ट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम वहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाएँगे, हम बाकी सब्जेक्ट में स्कोर कर लेंगे। तो एट लीस्ट आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा कि आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएँ। मतलब कि क्वांट एंड रीज़निंग में एट लीस्ट जितना हमारा बेसिक इतना स्कोर होता है कि इतना सभी एवरेज स्टूडेंट सभी इतना स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं, तो वो आप कर पाएँ, ठीक है? तो आप मॉक देंगे तो काफ़ी अच्छा आपको उसमें आइडिया लगेगा। देन लास्ट में 1 घंटा जो है वो स्टैटिक और बैंकिंग, जो स्टैटिक बैंकिंग आपका अवेयरनेस है उसके लिए आप 1 घंटा रखिए। तो उसमें बैंकिंग की जो स्टैटिक जीके है उसको आप इम्पोर्टेंट रख सकते हैं उसमें, और प्लस कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं उनको आप बार-बार रिवाइज़ करने के लिए लास्ट का 1 घंटा दे सकते हैं, ठीक है? तो अगर वो भी प्रिपेयर है तो वो सीए पे और 1 घंटा दे सकते हैं, और जिनके अगर नहीं प्रिपेयर है तो वो अपना उस पे काम करें, ठीक है? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तो ये सेम पैटर्न अपना फॉलो कीजिएगा। फिर थर्सडे के दिन आपको थोड़ा-सा बस चेंज करना है कि इस दिन प्री का मॉक मॉक मत दीजिए, और इस बार क्वांट एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस भी मत करिए। इस बार 3 घंटे का एक मेंस का मॉक दीजिए, ठीक है? और उसके बाद 2 से 3 घंटे उनका एनालिसिस पे लगाइए। क्योंकि हम वीकली बेसिस पे हम 2 मॉक देंगे तो भी हम एट लीस्ट अगर हम 5 हफ्ते की बात करें, लास्ट के 1 वीक अगर हम ना भी कुछ करते हैं, तो भी हम लगभग 10 मॉक तो दे लेंगे। तो एट लीस्ट हम मेंस से पहले 10 मॉक्स दें, तो वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है? तो थर्सडे के दिन हम एक मॉक देंगे, फिर फ्राइडे, सैटरडे के दिन हम जो भी कमियाँ होंगी उन पे काम करेंगे, प्लस प्रीलिम्स के मॉक तो देने ही हैं, ठीक है? देन उसके बाद संडे को हम फिर से एक मेंस का मॉक देंगे, ठीक है? अभी कोई भी बीच में ऐसा मत सोचिएगा कि बीच में 1 दिन फ्री हो लेते हैं, रिव्यू मतलब छुट्टी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो टाइम अभी आपके पास बस 1.5 मंथ का बचा है, तो इस 1.5 महीने में जो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो बेस्ट होनी चाहिए और फिर आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आप इस पे फ़ोकस कर लीजिए। बाकी अब लास्ट जो संडे होगा उसमें भी रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स का पूरा वीकली रिवीजन होगा, ठीक है? और जीके के लिए भी चाहें तो आप थोड़ा-सा टाइम दे सकते हैं, बट इसमें आपको ये बस ध्यान दीजिएगा कि जो थर्सडे है, संडे को उसमें आपको मेंस का मॉक देना है। तो ये एक रफली एक आइडिया मैंने दिया आपको कि इस तरीके से टाइम टेबल हो, और इसी को आप लगभग 6 से 7 हफ्ते कोशिश कीजिएगा कि इसको फॉलो कर लें। बहुत सी चीज़ें आप हो सकता है अभी कर भी रहे हों। इसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट जो है आपको एसबीआई पीओ मेंस में मिलेगा। एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि आप मेंस में तो कुछ भी कर लिया या प्री में कुछ भी आप मॉक दे रहे हैं, प्री के मॉक्स या मेंस के मॉक, जब तक अपनी गलतियों पे काम नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएँगे, ठीक है? तो जो भी आप मॉक में गलतियाँ कर रहे हैं, उनको आप एनालिसिस ज़रूर करिए, उन क्वेश्चन्स को आप ज़रूर करिए। मेंस में आपको बहुत हार्ड पज़ल्स मिलेंगी, हार्ड डीआईज़ मिलेंगी, तो उन सभी को आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे टाइम कितना भी लगे। कोशिश कीजिएगा कि एक बार अगर वो बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को इस तरह टैकल करते हैं, तो आप एग्ज़ाम में जब उन क्वेश्चन्स को देखेंगे, तो आप एकदम शॉक नहीं होंगे। आपको पता आइडिया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन्स को टैकल करना है, ठीक है? तो ये तो आपका वीकली टाइम टेबल हुआ। देन उसके बाद करते हैं, हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए कि आपको करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि करंट अफेयर्स देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे, एग्ज़ाम्पल क्या, मैं लास्ट ईयर का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि लास्ट ईयर देखो कट ऑफ गई थी टोटल 104 यूआर कैटेगरी की, आउट ऑफ 250। तो 104 में से देखिए 50 मार्क्स का आपका एसे एंड लेटर राइटिंग था। तो उसमें अगर एक एवरेज मार्क्स हम मानते हैं 35 भी मान लेते हैं कि 30-35 मतलब मार्क्स स्कोर कर सकता है स्टूडेंट। तो हमारा 200 में 70 मार्क्स हुआ कि 70 मार्क्स आपको स्कोर करना है। तो अब 70 में से सोचिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन है, उसके बाद आपका जो है इंग्लिश सेक्शन है। तो अगर अभी इन दोनों सेक्शन में ही अगर अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपको ये देखता हूँ कि देखिए जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग में जो है आपका 40 मार्क्स का है, और इंग्लिश आपका 40 मार्क्स का है। तो ये इस 80 मार्क्स में से अगर आप 60 या 55 भी लेके आते हैं, तो फिर मैथ्स, रीज़निंग अगर आप एक एवरेज भी लेके आ रहे हैं, तो भी आप 104 तो आराम से क्रॉस कर जाएँगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो कट ऑफ है उससे 10, 12, 15 नंबर ज़्यादा लेके आएँ, तभी आपको फाइनल में
ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर थोड़ा-सा जीडी में ऊपर-नीचे होता है तो भी, ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा-सा आपको मेंस में भी एक एक्स्ट्रा एज लेके चलना पड़ेगा, वरना थोड़ा-सा बाद में भी दिक्कत हो सकती है। तो वही जो इकोनॉमी आपका जो सीए में है, इसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं, इन इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं और मैथ्स एंड रीजनिंग में अगर एक एवरेज से थोड़ा-सा परफॉर्म करते हैं, फिर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है अगले लेवल की। आप इसमें इतना अच्छा स्कोर कर लेंगे, ताकि आप आराम से जो है अगला जो लेवल है, उसको आराम से क्लियर कर लें। तो हम करंट अफेयर्स की बात करें, तो देखो सबसे पहले तो आपको डेली नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। अभी अगर आपने पहले से कर रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो अभी भी से भी अगर आप करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इससे रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। पूरा आपको सब कुछ नहीं नोट करना है, केवल बुलेट पॉइंट्स नोट करिए कि इस आईआईटी ने इसको लॉन्च किया या इस राज्य ने इस चीज़ को लॉन्च किया है। तो मतलब सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में मंथली पीडीएफ्स मिल जाती हैं, उसमें सब हो जाएगा, ठीक है? बात करें डेली क्विज़ेस आप डेली दीजिए, ठीक है? प्लस टेलीग्राम पे कई ऐसे भी होता है जहाँ पे क्विज़ेस चलती हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। बट अगर क्विज़ेस की आपको लिंक मिल जाए तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा 30-30 सेकंड्स में होता है। तो उसको वैसे आप यूज़ मत करिएगा, अगर लिंक मिल जाती है आपको पूरे क्विज़ेस की तो आप उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं बार-बार। और बाकी तो आप जितने भी करंट अफेयर्स के क्विज़ेस दे सकते हैं, तो उसको आप ज़रूर दीजिए। रिवीजन कैसे करना है तो देखो आज आप जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ भी करंट अफेयर्स आज नोट डाउन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप ये सोच के चलिए 3 दिन का रिवीजन करना है। तो मतलब आज हमने जो पढ़ा कल उसको हम जब पढ़ेंगे तो आज का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम परसों पढ़ेंगे तो हम फिर से आज और कल का रिवीजन करेंगे। फिर संडे को हम एक वीकली रिवीजन करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट संडे को हम बाई वीकली रिवीजन करेंगे और फिर मंथ के एंड में हम बात करेंगे। आपका जो पूरा हमारा जो मंथ के एंड भी हो सकता है या नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट वीक हो सकता है, उसमें हम मंथली पीडीएफ से पूरा रिवाइज़ करेंगे। तो ये एक तरह से होता है बेस्ट रिवीजन का पैटर्न। इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है आपको याद रहती हैं, प्लस जो है आप कोई भी लगभग करंट अफेयर्स आप मिस नहीं करोगे क्योंकि आप डेली आपने करंट अफेयर्स किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी ऑलमोस्ट जितनी भी करंट अफेयर्स आती है एग्ज़ाम में वो सारी मतलब हो जाएँगी। फिर एक लास्ट में ये सजेशन बहुत अच्छा है कि आप बहुत सारी पीडीएफ्स मत कलेक्ट करिए वेरियस सोर्सेज़ की। ये काफ़ी सारी पीडीएफ्स मंथली आपने कलेक्ट कर ली या डेली पीडीएफ्स कलेक्ट कलेक्ट कर ली, बट आप प्रिपेयर नहीं कर पाए, आपको आइडिया नहीं लग रहा है। तो आप हमेशा केवल 1 या 2 सोर्सेज़ को मतलब उस पे से प्रिपरेशन कीजिए और उसी को बार-बार फॉलो करते रहिए, बार-बार वहीं से करते रहिए। रिवीज़न ज़्यादा करिए एक ही सोर्स से, ना कि आप हर एक सोर्सेज़ का मटेरियल लेके रहें, ठीक है? तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है और लास्ट में बात करते हैं कि टारगेट्स क्या होने चाहिए आपके जो मेंस के लिए है और प्री के लिए कि आप एटलीस्ट मेंस से पहले जो है इतना आप कर लें। तो वो प्री से पहले तो आपको बस भैया मॉक्स देने हैं जितने आप दे सकते हैं। आज 15 तारीख है तो आई थिंक कुछ और मतलब दिन आपके पास और बचे हैं। अब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तब से भी काउंट कर सकते हैं कि जितने भी दिन बचे हैं आप एटलीस्ट पूरे दिन को यूटिलाइज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, ठीक है? तो प्री के लिए टारगेट वही है, बस एनालिसिस ज़रूर करिएगा, ठीक है? मेंस के लिए क्या-क्या टारगेट है? देखो मेंस आपका 29 जनवरी को है 2021 में, तो एटलीस्ट सीए जो है 6 मंथ्स का कंप्लीट हो, तो बेस्ट है यानी अगस्त से लेके जनवरी तक। अगर नहीं हो पाया अगस्त से लेके जनवरी तक एटलीस्ट 3 मंथ्स का आप ज़रूर करके रखो, क्योंकि 3 मंथ्स एकदम मस्ट है और उसमें हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो है जनवरी तो हो ही गया, दिसंबर हो गया और प्लस नवंबर हो गया। तो ये 3 मंथ का एटलीस्ट कवर करके रखना क्योंकि इसके बिना आपका करंट अफेयर में बहुत ही मतलब अच्छा स्कोर नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन अगर 6 मंथ का कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद एटलीस्ट 10 मेंस के मॉक टेस्ट देने हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके मेंस से पहले, एग्ज़ाम से पहले आप एटलीस्ट 10 मेंस के मॉक टेस्ट दे लें और प्लस उनका एनालिसिस भी करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट के टाइम पे आप ज़बरदस्ती बस मॉक दे रहे हैं और उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एनालिसिस भी करना है और मेंस के मॉक टेस्ट देने के बाद, ठीक है? बाद उसके बाद करते हैं कि डेली प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से पहले जो चीज़ है। रीज़निंग बात करें तो जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिनके कुछ तरीके हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे कोडेड इनइक्वालिटी को हम कैसे शॉर्ट तरीके से करते हैं, ठीक है ना? उसके बाद ब्लड रिलेशन को किस तरीके से करते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस या मशीन इनपुट, इनके कुछ पैटर्न्स हैं या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें जितनी जल्दी हो सके, ठीक है? आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि कुछ भी चीज़ आप छोड़ के जाएँ, क्योंकि हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके क्वांट में भी आप ऐसा कर सकते हैं, जितने भी अरिथमेटिक चैप्टर्स हैं, बहुत से चैप्टर्स हो सकता है जो आपने नहीं किए हों, स्पेशली अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, मेंसुरेशन की बात करें, तो ऐसे चैप्टर्स बहुत लोग छोड़ देते हैं। तो इनको इस तरीके से मत करिए, कोशिश कीजिए कि इनको कवर कर लें, अभी टाइम है हमारे पास।
तो एटलीस्ट ये हो जाएँगे तो वहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत बार क्या है, अभी आपने एसबीआई क्लर्क का देखा होगा मेंस में, उसमें मेंसुरेशन बेस्ड पे पूरी डीआई आई थी, तो प्रोबेबिलिटी बेस पे भी डीआई आपको मिल सकती है। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को हल्के में मत लीजिएगा, इनको थोड़ा-सा प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है? कोई भी कमी ना रहे तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक और बैंकिंग अवेयरनेस, जो है हमारा बैंकिंग का स्टैटिक अवेयरनेस, ये प्रिपेयर रहे, क्योंकि बैंकिंग से इस बार देखा गया एसबीआई क्लर्क में और लास्ट ईयर भी जो भी एग्जाम्स हुए उसमें बैंकिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी अगर वो जो 4 से 5 या 6 क्वेश्चन जो बैंकिंग के आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ईज़ी होते हैं। अगर आपने एक बार बैंकिंग कर रखा है, बैंकिंग की अगर प्रिपरेशन कर रखी है जो बैंकिंग स्टैटिक वाला है, तो ईज़िली आप जब भी कभी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वो मतलब एटलीस्ट सारी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? और कोशिश कीजिए जितनी अपनी वोकैब इम्प्रूव कर सकें, वो उतना बेस्ट रहेगा। वोकैब पे ध्यान दीजिए, जो भी आप डेली वोकैब नोट डाउन कर रहे हैं, उसको आप बार-बार रिवाइज़ करते रहें, उसको बार-बार आप करते रहें, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना? तो ये पूरा आप टारगेट बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको पूरा मतलब कवर करें, ठीक है? और बीच-बीच में हो सकता है ऐसा भी होगा कभी-कभी दिन जब मोटिवेशन लेवल की थोड़ी-सी कमी हो जाएगी। तो कुछ अपने पास ऐसे फ्रेंड रखिए, कुछ दोस्त रखिए, ऐसा रखिए जिनसे आप बात कर पाएँ, जिनको आप इस चीज़ को से मतलब अपना डिस्कशन कर पाएँ कि कैसे क्या परफ़ॉर्मेंस चल रही है। थोड़ा-सा आप अपना रिलैक्स रह सकते हैं, ठीक है? कभी-कभी ऐसा हो सकता है 1 आध 2 दिन जिस दिन मूड ना हो, तो कोशिश कीजिएगा कुछ ऐसा काम कर लें जो बहुत ईज़ी हो। इसलिए सीए वाला चीज़ है जो वो बहुत ईज़ी है, तो आप उस सब का रिवाइज़ कर लें। कोशिश कीजिएगा कि पूरे दिन का जितना भी दिन आपके पास बचे हैं, उनका यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है? अब कैसे अब थोड़ा-सा हम टेक्स्ट बुक कोच प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि कैसे एक कोच जो है इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। तो देखो कोच जो है एक क्वालिफाइड बंदा होता है जो जिसने वो एग्ज़ाम क्लियर कर रखा होता है, ठीक है? या आपको उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो वन ऑन वन सेशन होता है कोच के साथ। कोच अपना आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, प्लस जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है, वो हर एक टॉपिक पे या हर एक चीज़ों पे अलग-अलग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लेके आते हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है? उसके बाद वीकली एंड डेली स्टडी प्लान देते हैं आपके लिए कि पूरा अगर आप किस तरीके से आप उस सबको जो भी टारगेट है आपको कैसे-कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है? और उसके बाद टेस्ट एनालिसिस जो स्टूडेंट मिस करते हैं, तो जो कोचेस होते हैं वो बहुत अच्छे से टेस्ट एनालिसिस करते हैं ताकि वो आपको समझा पाएँ कि इसमें आप इस तरीके से गलती कर रहे थे, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना था। मतलब कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही हम मिस कर जाते हैं कि आपने इस क्वेश्चन पे एवरेज बच्चों से ज़्यादा टाइम लिया। तो ये सब चीज़ें कोचेस बहुत अच्छे से देखते हैं और वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है आपके मॉक में मार्क्स इंक्रीज़ करने में, ठीक है? स्ट्रेटजी सेशन वो करते ही हैं हर एक बाई वीकली, कुछ भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन पे। प्लस जो है 6 जो है आपका मोटिवेशन वाला जो इम्पोर्टेंट है कि मोटिवेशन लेवल अगर कभी ये डाउन हो जाता है या कुछ भी आपके जो कमियाँ हैं, उसको आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के रूप में आप देख सकते हैं। तो वो अपना बताते हैं कि आपको ये इम्प्रूव करना चाहिए। एंड लास्ट में जो है डाउट रिज़ॉल्यूशन, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप बहुत लेंथी तरीके से कर सकते हो। कोचेस एग्ज़ाम निकाले होते हैं तो उनको आइडिया रहता है किस तरीके से हम बेस्ट अप्रोच होती है उसको करने का। तो वो पूरा तरीके से हेल्प करते हैं और एट लास्ट मैं एक थोड़ा-सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि होता क्या है कि हम प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारा बहुत सी चीज़ें हम गलतियाँ करते हैं हमेशा, और कोचेज़ जो होते हैं वो उन गलतियों को कम कर देते हैं। तो बहुत बार होता क्या है कि हमारा जो 6 महीना है या 1 साल है, वो बच जाता है, क्योंकि वो गलतियाँ हर एक स्टूडेंट जो है वो गलतियाँ बार-बार करेगा। क्योंकि जब भी वो प्रिपरेशन करेगा तो वो इधर-उधर घूमेगा, तो वो गलतियाँ आपकी मिनिमाइज़ हो जाती हैं और काफ़ी आपको मतलब इस वे में आपको पता चलता है कि इस वे में ही आप जाओगे तो आप सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है ना? तो ये कुछ कोर्स प्रोग्राम में के बारे में था। बाकी आपको जो भी कुछ अगर इसके बारे में थोड़ा-सा और जानकारी देखनी है, तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप थोड़ा-सा और देख सकते हैं, ठीक है? तो इस सेशन में बस इतना ही था, और कुछ भी अगर वैसे डाउट रहता है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, तो हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद।